हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न होने के पश्चात वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इन घटनाओं को लेकर केंद्र की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार आमने सामने हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि पश्चिम बंगाल का विभाजन हो सकता है या वहाँ पे आर्टिकल 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या होता है ये राष्ट्रपति शासन, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केंद्र को ऐसी कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है जिससे केंद्र किसी राज्य का विभाजन कर सकती है, उसका विलय कर सकती है, उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है या उसका नाम बदल सकती है। आज हम दूसरे पहलू की चर्चा करेंगे कि क्या है अनुच्छेद 356 और क्या है इसके प्रोविज़न, कब इसको लगाया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये 356 अनुच्छेद कहती क्या है। ये 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह पावर देती है कि वो गवर्नर के रिपोर्ट पे या अदरवाइज यदि संतुष्ट हों कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें राज्य की सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरा करने में या तो अक्षम हो गई है या कर नहीं रही है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहें तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद क्या बदल जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य पे शासन करते हैं, उस राज्य का शासन की व्यवस्था चलाते हैं। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य की सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में अक्षम हो गई है या नहीं कर रही है, राज्य की शांति व्यवस्था पे गंभीर संकट उत्पन्न हो गए हों, विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हो, सबसे बड़ी पार्टी जिसे बहुमत मिला है उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया हो, या यदि वहाँ पे कोई सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार चला रही थी तो उसने बहुमत खो दी है, या उस राज्य के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी थी, या चुनाव आयोग ये कह दे कि इस राज्य में अभी चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। ऐसी सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो उसकी अवधि क्या होती है? तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और यदि केंद्र सरकार चाहे तो उसे 3 साल तक आगे बढ़ा सकती है, परंतु प्रत्येक 6 महीने के बाद उसे संसद के दोनों सदनों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखने योग्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति शासन के डिक्लेरेशन के बाद उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से पास कराना अनिवार्य है, जरूरी है। उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन पूरे तरीके से अमल में लाई जाती है। क्या है आर्टिकल 356 और क्या है इसका इतिहास? अनुच्छेद 356 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के धारा 93 से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी विश्व युद्ध में, वो अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने प्रोविंसेस के ऊपर ये कानून पास कराया गया था। तब के कांग्रेस के लीडर्स ने इसका खूब विरोध किया था, परंतु 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया और उसी कांग्रेस को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का ड्राफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने इस कानून को संविधान में रखा, जो कि लगभग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, जो भी थोड़ी बहुत संविधान ने उसे दी थी, उसको भी ख़त्म कर देता है। इसका विरोध भी हुआ था। के.वी. कामत जैसे सोशलिस्ट लीडर्स ने इनका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो आप दे नहीं रहे हैं और जो थोड़ी बहुत भी दे रहे हैं वो धारा अनुच्छेद 356 लगा के आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या रहा है इसका इतिहास? आज़ादी के बाद 125 से ज़्यादा बार अनुच्छेद 356 का उपयोग या दुरुपयोग किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में कई बार इसका उपयोग किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 27 बार इस अनुच्छेद का उपयोग कर बहुधा बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त किया। 1977 में जब जनता दल की सरकार आई तो उन्होंने 9 प्रदेशों में जहां पे बहुमत की कांग्रेस की सरकार थी उनको बर्खास्त किया। 1980 में वापस इंदिरा गांधी आती हैं और वो अलग अलग 9 प्रदेशों की सरकार को बर्खास्त कर देती हैं इसी अनुच्छेद का उपयोग करके, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन की सरकारें थीं। इसके बाद 89 में कर्नाटक की सरकार को भी बर्खास्त किया गया था। 1993 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त किया गया था। अब इसका उपयोग किया गया था या दुरुपयोग किया गया था ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। 1994 में एस.आर. बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। 1989 में एस.आर. बोमई की सरकार को, जनता दल की सरकार थी, उसको केंद्र की सरकार ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके बर्खास्त कर दिया। इसके
खिलाफ वो कर्नाटक हाई कोर्ट गए, जहां उनकी पिटीशन रद्द हो गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। अभी तक ये टबू था, ये परंपरा चल रही थी कि आर्टिकल 356 में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किए। सबसे पहला गाइडलाइन उन्होंने ये जारी किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी का टेस्ट फ्लोर पे होगा। दूसरा, उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को वार्निंग देनी पड़ेगी और उन्हें 7 दिन का समय देना पड़ेगा कि वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। इस जजमेंट में एक और ख़ास बात कही गई, वो ये है कि कोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस दी इस पे क्वेश्चन तो नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट ये क्वेश्चन कर सकती है कि प्रेसिडेंस के सेटिस्फेक्शन के पीछे कौन सी मटेरियल थी, इस बात पर कोर्ट सवाल कर सकती है। इसमें ये भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करेंगे जब तक कि ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित ना हो जाए। इस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि आर्टिकल 356 के लगाने को जस्टिफाई तभी किया जा सकता है जब जिस राज्य में इसे लगाया जाता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मतलब उसका संवैधानिक जो तंत्र है वो ब्रेकडाउन कर गया है, वहाँ का प्रशासन अगर विफल है किसी कार्य में तो इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारे गाइडलाइंस एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमें जारी किए हैं। आज का हमारा बड़ा प्रश्न ये था कि धारा 356 किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है, कैसे कैसे लगाई जा सकती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कितने दिन तक लगाई जा सकती है। आशा करता हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे साथ।